जी हाँ, तो हरियाणा कौशल रोज़गार निगम से रिलेटेड बड़ी अपडेट सामने आई है। क्या अपडेट है? जैसा कि आप जानते होंगे कि कोई भी नई पॉलिसी जो सरकार बनाती है जिसका कि सरकारी खजाने पर सीधा असर पड़ता है, जैसा कि कोई नई वैकेंसी क्रिएट करना हो या फिर सरकारी मुलाजिमों को कोई नया भत्ता प्रदान करना हो, तो उससे रिलेटेड जो पॉलिसी होती है वो मेनली फिनेंस डिपार्टमेंट द्वारा बनाई जाती है। और इसी तरह से ये हरियाणा कौशल रोज़गार निगम के तहत जो भर्ती किए जाएंगे, जो भी जो वैकेंसी भरी जाएंगी, उनके लिए जॉब रोल्स क्रिएट करने का जो जिम्मा वित्त विभाग को दिया गया है, उसी के रिलेटेड इन्होंने ये रिप्लाई सरकार को दिया है। तो इसमें क्या कुछ कहा गया है, आइए पढ़ते हैं हम। सब्जेक्ट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हरियाणा कौशल रोज़गार निगम, क्रिएशन ऑफ जॉब रोल्स। तो जॉब रोल क्रिएशन करने के बारे में ये इस विषय में ये दिया गया है। The kind attention of Administrative Secretary to Government Haryana Human Resource Department is solicited in this matter, which has been engaging the attention of Finance Department since December 2021 when the Council of Ministers considered the matter pertaining to Haryana Kaushal Rozgar Nigam। तो ये कह रहे हैं कि दिसंबर 2021 से ही जब ये मंत्रिपरिषद ने ये डिसाइड किया कौशल रोज़गार निगम बनाने का, और उसी टाइम से ये फिनेंस डिपार्टमेंट से ये अपडेट्स मांगते रहे हैं, और इसी के रिगार्डिंग ये अब ये हरियाणा सरकार और ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हुए ये संबोधित कर रहे हैं। और ऑन द फर्दर एग्जामिनेशन द फॉलोइंग इज़ ऑब्जर्व इन दिस रिगार्ड, ये अपनी ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं उसके रिगार्डिंग में। पहला क्या है? द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ HKRN इज़ डिज़ायरेबल एज इट विल स्टॉप द एलिज्ड एक्सप्लॉयटेशन रिजॉर्टेड to by private service providers outsourcing agencies of the workers engaged by them in terms of arbitrary selection, denial of other benefits। ये कह रहे हैं कि HKRN को बनाया जाना एक मतलब सही है, ये डिज़ायरेबल है, ये चाहिए था। किस लिए? क्योंकि ये प्राइवेट जो ठेकेदार हैं या आउटसोर्सिंग एजेंसीज़ हैं उनके द्वारा उसका जो कथित शोषण है उसको रोकने के लिए। नंबर 2, इट विल ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड वुड चेक एक्सेस बिलिंग इफ़ एनी। इससे जो है पारदर्शिता आएगी और जो भ्रष्टाचार को रोकने में मदद मिलेगी। नंबर 3, देयर आर कंप्लेंट्स बाय आउटसोर्स्ड वर्कर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम रिगार्डिंग अनफेयर प्रैक्टिसेस एडोप्टेड बाय सर्विस प्रोवाइडर्स सच एज फेलियर टू डिपॉजिट EPF, ESI एट्सेट्रा। सच अनफेयर प्रैक्टिसेस विल बी एड्रेस्ड बाय HKRN। कि जो कई व्यक्तियों के द्वारा शिकायतें करी जाती रह रही हैं कि भी EPF हमारा ESI जमा नहीं किया जा रहा, तो इसको भी इससे एड्रेस करने में मदद मिलेगी। However, the following issues may kindly be considered to avoid any complications in future। तो अब ये मेन मुद्दा अब है, तो ये कह रहे हैं कि लेकिन इसके रिगार्डिंग कुछ ऐसे इशू हैं, कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनको के ध्यान में रखना ज़रूरी है ताकि भविष्य में कोई भी दिक्कतें सामने ना आएँ। इसमें क्या है? A, it is understood that the services of HKRN would be availed by the government departments, organizations for development of manpower by HKRN for specific services। ये कह रहे हैं कि ये अंडरस्टूड है कि भाई जो HKRN के थ्रू जो भी आदमी भर्ती किए जाएंगे वो सरकारी दफ्तरों में काम करेंगे। Therefore, there should be a clear distinction between the job roles, job titles, duties, responsibilities, nomenclature, etc. of manpower deployed by HKRN vis-a-vis the regular employees of such government departments, organizations। For example, the title could include the word para or just limit the title to describe the functions as skilled, semi-skilled, etc., alluding to a variety of functions as has been done elsewhere। तो ये कह रहे हैं कि भी तो इसके लिए ये एक क्लियर डिस्टिंक्शन होना चाहिए, मतलब कि उसमें क्लियर डिफरेंस पता चलना चाहिए इनके जॉब रोल्स में, इनकी ड्यूटीज़ में, और जो सरकारी जो मतलब कि रेगुलर भर्ती वाले जो हैं कर्मचारी उनके और इनमें क्लियर फ़र्क पता चलना चाहिए। कैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल टाइटल कोड इंक्लूड अ वर्ड पैरा, मतलब कि उनके जो टाइटल है उसमें जो पोस्ट का नाम है उसमें पैरा ऐड किया जा सकता है कि भाई जैसे आधे कर्मचारी हैं जैसे कि वो, ठीक है। और या फिर कि भाई उनकी जो है या फिर उनको जो है कि भी
उनकी जो वैकेंसी है, उनकी पोस्ट है, उनको ऐसे ही रखा जा सकता है जैसे कि स्किल्ड या सेमी स्किल्ड में डाल दो उनको कि भाई ये स्किल्ड हैं, ये सेमी स्किल्ड हैं, इस टाइप के, मतलब कि उनको एक कोई पर्टिकुलर नाम ना दिया जाए, ठीक है। और मतलब कि उनको अलग अलग उसमें उसके अकॉर्डिंग स्किल और सेमी स्किल्ड के बेस पे ही उनको यूज़ कर लिया जाए अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग ड्यूटीज़ के उसमें। इट इज़ एसेंशियल टू अवॉइड एनी क्लेम ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क बाई एनी वर्कर आउट ऑफ सच डिप्लॉयड मैन पावर विज रेगुलर एम्प्लॉयज़ ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस। ये कह रहे हैं ये ज़रूरी क्यों है, क्योंकि नहीं तो वो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का क्लेम कर देंगे कि भाई हम भी बराबर काम कर रहे हैं तो हमको भी बराबर पे मिलनी चाहिए, रेगुलर एम्प्लॉयज़ के बराबर ही, ठीक है। दीज कंसर्न्स आर एप्लीकेबल फॉर जॉब रोल्स मैंशनड इन द करंट फाइल अंडर रेफरेंस एंड फॉर टू द जॉब रोल्स ऑलरेडी क्रिएटेड इन HKRN एज वेल। ये कह रहे हैं कि ये दिक्कतें मतलब कि जो ऑलरेडी कुछ क्रिएट किए जा चुके हैं HKRN पर जॉब रोल्स, या फिर जो अभी क्रिएट करने के लिए बोला गया है, सभी पर यह लागू होता है। द कंसर्न इज़ दैट वी शुड नॉट अनविटिंगली कन्वर्ट वर्कर्स हु वर hitherto covered under outsourcing policy 1 into another form of outsourcing policy part 2। ये कह रहे हैं कि मतलब दिक्कत ये है कि इससे कि जो एक आउटसोर्सिंग पॉलिसी 2 के कर्मचारी हैं, जो हम ये आउटसोर्सिंग पॉलिसी 1 में जो भर्ती करेंगे वो आउटसोर्सिंग पॉलिसी 2 में ना कन्वर्ट हो जाएं, इसीलिए उनको उनसे अलग करने के लिए ऐसा किया जाना ज़रूरी है। सच मैन पावर कैन नॉट बी कंसिडर्ड अंडर स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ एन एम्प्लॉय एज दैट वुड अमाउंट टू बैक डोर रिक्रूटमेंट। ये कह रहे हैं कि अगर इनको एज ए मतलब एम्प्लॉय कंसिडर किया जाएगा सरकार के तहत तो ये एक तरीके की बैकडोर एंट्री हो जाएगी ये, ठीक है। हैंस रेमेडियल मेजर्स शुड बी टेकन विद रिस्पेक्ट टू जॉब रोल्स ऑलरेडी क्रिएटेड एंड जॉब रोल्स दैट आर प्रपोज टू बी क्रिएटेड। इसीलिए कह रहे हैं कि हमको रेमेडियल स्टेप्स पहले से ही ये लेने चाहिए। उसके बाद क्या है, देयर कुड ऑल्सो बी एन एप्रीहेंशन दैट पोटेंशियल क्लेम्स ऑफ रेगुलराइजेशन बाय एनी और ऑल वर्कर्स out of such deployed manpower may arise on the grounds of process adopted for recruitment by HKRN, qualifications, terms of engagement, etc। ये कह रहे हैं कि वो रेगुलराइजेशन की डिमांड भी कर सकते हैं इसके बेस पे कि भी हमारी भर्ती तो सरकार के डिपार्टमेंट के द्वारा की गई है और हमारी क्वालिफ़िकेशन भी सारी बराबर हैं, तो इसलिए हमको रेगुलर किया जाए। एनी सच रेगुलराइजेशन मे नॉट बी इन consonance with the laws settled by Honorable Supreme Court, High Court in cases such as Uma Devi case, Yogesh Tyagi case, etc। ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई भी रेगुलराइजेशन जो है कि ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा जो ऐसे कई केसों में जो इनको रेगुलराइजेशन दी गई है उससे ये अलग होने चाहिए। Therefore, care should be taken to ensure that such claims for regularization or for equivalent pay scales or for additional allowances are not raised on the basis of process documentation or otherwise। ये कह रहे हैं कि इसलिए ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि भी ऐसे ग्राउंड के बेस पे वो ऐसा क्लेम ना कर सकें रेगुलराइजेशन के लिए। Since the DDOs are uploading the relevant data, care should be taken to ensure that this does not give rise to such claims। फिर ये वही बोला गया कि जैसे कि वो सभी DDO अपना डेटा अपलोड कर रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाना बहुत ज़रूरी है। द डॉक्यूमेंटेशन शुड क्लैरिफाई अप फ्रंट दैट द रोल्स आर डिफरेंट एंड दैट दिस कैन नॉट बी यूज्ड फॉर बैकडोर एंट्री इनटू रेगुलर गवर्नमेंट सर्विसेज एज दैट डिफीट्स द पर्पस ऑफ लेड डाउन प्रोसीजर्स ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिक्रूटमेंट इन गवर्नमेंट एंड ऑल्सो इज़ अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ ऑर्डर्स पास्ड बाय द ऑनरेबल कोर्ट्स। तो ये कह रहे हैं कि भी ऐसे डॉक्यूमेंटेशन मतलब ऐसे हमको डॉक्यूमेंटेशन करनी चाहिए जिससे कि ये क्लियर हो सके कि भी ये जो है इस तरीके की बैकडोर एंट्री ये ना कर पाएँ रेगुलर सर्विस में, और जैसा कि और ये कानून के भी खिलाफ होगा एक तरीके से। इट ऑल्सो नीड्स to be appreciated that the state exchequer would not be able to bear the additional financial burden of claims of equal pay for equal work in these cases। ये कह रहे हैं कि अगर वो उन्होंने इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मांग लिया तो ये सरकारी खजाने के ऊपर बहुत बड़ा बोझ पड़ जाएगा, ठीक है, उसके लिए भी ये ठीक नहीं है।
Further, any claim for grant of any additional allowances or benefits of the pay commissions or any other similar recommendations cannot be entertained as that cannot be sustained by the state exchequer. फिर ये वही उन्होंने बोला कि एडिशनल अलाउंस भी उन्होंने कोई अगर उनको देने पड़ेंगे तो ये भी सरकारी खजाने के ऊपर बोझ ही पड़ेगा, ये बियर नहीं कर पाएगा सरकारी खजाने से. Therefore, while defining the job roles, care should be taken that a clear distinction can be made functionally and legally. ये कह रहे हैं कि इसलिए इसको ध्यान में रखा जाना बहुत ज़रूरी है कि ये लीगली और फंक्शनली इनको अलग रखा जाए, उससे उसमें मिक्स ना किया जाए रेगुलर वाले में. It also needs to be appreciated that presently there are around 3 lakh regular employees in the government departments and the monthly burden of their salaries is around 3000 crores. ये करेंगे अभी 3 लाख सरकारी जो रेगुलर कर्मचारी हैं और उनकी पे का जो सैलरी का बोझ है वो 3000 करोड़ रुपए है सरकारी खजाने के ऊपर. It is understood that the HKRN would engage more than 1 lakh workers for manpower deployment to deliver the requisite services to the government departments organizations. ये कह रहे हैं कि जो HKRN है ये 1 लाख से भी ज़्यादा मैन पावर को डिप्लॉय करेगा सरकारी दफ्तरों में. इन केसेस द क्लेम्स फॉर रेगुलराइजेशन ऑफ सच वर्कर्स आर एक्सेप्टेड एट एनी स्टेज बाय द गवर्नमेंट ड्यू टू एनी ऑर्डर्स ऑफ कोर्ट्स ऑफ law or otherwise the state exchequer and the budgetary provisions would be adversely affected on account of the additional monthly burden of their salaries and allowances, arrears, retirement benefits etc. hampering the development of the state. ये कह रहे हैं कि अगर किसी भी कोर्ट ऑर्डर से उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया कि अगर उनको ये रेगुलर करना पड़ गया तो ये सरकारी खजाने के ऊपर बहुत ही बड़ा बोझ हो जाएगा और इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. It also needs to be appreciated that no GST compensation will be received by the state from this year, putting further strain on the financial resources of the state. यानी कि अब GST compensation भी नहीं मिलेगा इस साल से, तो ये और भी ये बुरा असर पड़ेगा इसका खजाने के ऊपर. The services of HKRN for deployment of manpower may be availed only for such services which can be outsourced by their nature. ये कह रहे हैं कि सिर्फ HKRN में ऐसे ही मतलब मैन पावर का डिप्लॉय किया जाना चाहिए जिनको कि आउटसोर्स किया जा सकता है, उनकी नेचर ऐसी होनी चाहिए. इफ़ अ जॉब फंक्शन इज़ आउटसोर्स टू HKRN correspondingly the department should move to abolish the post that was created earlier to discharge that job function. ये कह रहे हैं कि अगर कोई जॉब फंक्शन आउटसोर्स किया जाता है HKRN को तो उस रोल को डिपार्टमेंट को मतलब कि ख़त्म कर देना चाहिए उसके रेगुलर वाले से, ठीक है, ताकि उसमें ये क्लियर हो सके कि भाई ये सरकारी वाले में ये नहीं है, ये सिर्फ ये HKRN के थ्रू ही भर्ती की जाएगी, उसमें क्लियर अलग अलग हो जाएं वो वैकेंसीज़, वैसी वैकेंसीज़ हो ही ना रेगुलर वाले में. Similarly, care should be taken to ensure that engagement of personnel through HKRN is not done indiscriminately. ये कह रहे हैं कि इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि भी जो एंगेजमेंट है जो आदमियों की वो भी मतलब कि सही बेसिस पे होनी चाहिए, उसमें कोई धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए, कोई मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए. As the deployment of man power to provide specific rules service is a commercial venture, HKRN should function on sound business and market principles. ये कह रहे हैं कि जो HKRN होगा उसको एक बिज़नेस की तरह मार्केट प्रिंसिपल्स के तहत काम करना चाहिए, मतलब कि कोई ऐसा घाटे वाला सौदा नहीं होना चाहिए ये कि सरकार के ऊपर सिर्फ बोझ ही बढ़े इसका. Adequate care should be taken while HKRN frames rules for engagement of workers for deployment of manpower by HKRN in the government departments organizations for specific services so that sufficient provisions may be made to clarify the objectives and mandate of such engagement and to avoid any claim of regularization, pay scales etc. at par with that of regular employees. ये फिर वही घुमा फिरा के बात की हुई है उन्होंने कि भाई जो है ऐसा इसमें नहीं होना चाहिए कि रेगुलर एम्प्लॉयज़ की तरह उनको ट्रीट करना पड़े हमको, सफिशेंट प्रोविजन इसमें ऐसे बनाने चाहिए सरकार को.
Since HKRN is incorporated with specific objectives, mandate care should be taken to clarify upfront that it does not fall under the definition of state qua the manpower it deploys to provide services, and workers engaged by HKRN for manpower deployment should not claim equal pay for equal work, pay scales, regularization etc. by contending themselves as employees of the state। ये कहने के मतलब ये ऐसा क्लियर होना चाहिए कि जो ये भर्ती किए जा रहे हैं HKRN के थ्रू, ये सरकार की तरफ से भर्ती नहीं किए जा रहे हैं, ठीक है। HKRN एक अलग संस्था है और ये सरकार से, इसलिए ये इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की डिमांड ये सरकार से ना कर सकें, ठीक है। It should also be clarified upfront that Haryana Civil Service rules and other relevant state government rules do not apply to such manpower। HKRN should frame its own rules that address these concerns ab initio। ये कह रहे हैं कि भी जो है, जो ऐसे एम्प्लॉयज़ HKRN के थ्रू जो भर्ती की जाएगी उनके ऊपर सिविल सर्विस रूल्स, हरियाणा सिविल सर्विस रूल्स अप्लाई नहीं होंगे, उनको अपने अलग से रूल बनाने पड़ेंगे जो उनके ऊपर अप्लाई होंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसका भी ध्यान रखा जाना जरूरी है। इन ऑर्डर टू एड्रेस दीज कंसर्न्स, learned advocate general Haryana may be requested to kindly constitute a committee of law officers in the AG's office who are already representing the government before the courts of law in similar matters, so that the rules, procedures, relevant issues can be vetted and other concerns can be addressed। ये कहने के एडवोकेट जनरल के से सलाह करके और ऐसी कमेटी बनाई जानी चाहिए लॉ ऑफिसर्स की के जो कि ऐसे रूल्स वो बना सकें, क्योंकि वो ऐसे ही सिमिलर केसेस से वो डील करते रहते हैं, तो ताकि उनको पता रहता है कि भी किस बेस पे वो क्लेम कर सकते हैं और उनको रेगुलराइजेशन देनी पड़ सकती है, तो उनको पहले ही ध्यान में रख के ऐसे रूल्स बनाए जाएं जो कि उन पर लागू ना हों। They may also be requested to advise and appropriate measures such as terms and conditions of appointment, letter, undertaking, etc. to avoid any legal complication in future and potential claims by such manpower who can emerge as a pressure group in future। लेकिन पहले ही उनसे अपॉइंटमेंट लेटर, अंडरटेकिंग जो भी उनसे लिया जाएगा उसमें ये इंश्योर किया जाए कि वो ऐसे आगे वो कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे, क्योंकि ये आगे जाकर ये बहुत बड़ा प्रेशर ग्रुप क्रिएट हो सकता है, क्योंकि 1 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ हो जाएंगे तो उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी और वो प्रेशराइज़ कर सकते हैं सरकार को, ठीक है। तो इसीलिए इनको ये ध्यान रखने के लिए बोला गया है। तो ये सारा मामला यही है। इन्होंने क्लियर बात ये है कि भी सरकार ये नहीं चाहती है कि ये किसी भी तरीके की बैकडोर एंट्री हो सके, क्योंकि ये लोग ऐसा ही मान रहे हैं कि अब ये सरकार की तरफ से ही भर्ती की जा रही है तो इनका पक्के होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो उसको ये अवॉइड करने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। ये चाहते हैं कि ऐसा कदम उठाया जाए और उसको क्लियर किया जा सके कि ये रेगुलर एम्प्लॉइज़ से अलग हैं और ये ऐसा क्लेम ना कर सकें, ताकि सरकार की मुश्किलें ना बढ़ सकें। तो यही थी अपडेट। आपका इसके बारे में क्या कहना है हमको बताइएगा कमेंट करके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।